हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द किंग्स एंड किंगडम्स उसको कवर करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट पर जाने से पहले हम फर्स्ट क्लास के पार्ट का कुछ रिविजन करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट क्लास में सामंतास के बारे में सबसे पहले पढ़ा था। ये सामंतास कौन थे? 7th सेंचुरी के आते आते इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमारे लैंडलॉर्ड्स थे और जो हमारे वॉरियर चीफ थे वो उभर कर आए। और ये जो थे दोनों वो किंग के क्या थे? सब ऑर्डिनेट थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, इन सामंतास के पास बहुत ज़्यादा पावर और मनी बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और इन लोगों ने खुद को एक रीजन का महासामंता या हम कहें कि फिर महामंडलेश्वरा कहना घोषित कर दिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने किंग के ऑर्डर को भी मानने से मना कर दिया और कई केसेस में तो किंग को उसकी पोजीशन से हटाकर खुद राजा बन गए। जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल देखा था राष्ट्रकूटास का, जो चालुक्य रीजन के राजाओं के अंडर एक सब ऑर्डिनेट चीफ था, जिसने क्या किया, उसने वहाँ के राजा को हटाकर वो खुद राजा बन गया जब उसके पास बहुत ज़्यादा पावर बढ़ गई थी तब। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो ब्राह्मणास थे वो भी राजा बनने लगे, नॉन क्षत्रिय भी क्षत्रिय बनने लगे। ठीक है, ये सब हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था इन डिटेल। अगर आपको ये टॉपिक समझने हैं तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, तभी सेकंड पार्ट पर स्विच ऑन करें। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा था कि किंग के राजा में कैसा कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कौन कौन लोग थे। तो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी थी हमारा किंग, उसके बाद मिनिस्टर्स, उसके बाद ऑफिशियल्स, फिर लोकल चीफ्स। और टैक्सेशन सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? टैक्सेशन सिस्टम में हमने दो तरीके के टैक्स पढ़े थे। पहला हमारा वेती और सेकेंड हमारा कदमी टैक्स। वेती टैक्स में क्या होता था, ये फोर्स लेबर पर बेस्ड होता था। इसमें कोई भी कैश नहीं लिया जाता था और इसमें जो पीजेंट्स थे उन्हें ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। और वहीं कदमी टैक्स जो था वो लैंड रेवेन्यू टैक्स था, जो लैंड पर लगता था। ये सब हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हमारा प्रशस्तीस। प्रशस्तीस क्या थी? प्रशस्तीस जो थी हमारी संस्कृत में लिखी होती थी और ये हमेशा कोर्ट पोएट्स और लर्न ब्राह्मण्स के द्वारा ही लिखी जाती थी किंग की तारीफ़ में, इन प्रेज ऑफ किंग। ठीक है, और ये हमेशा 100% ट्रू नहीं होती थी। इसमें भर भर के राजाओं की तारीफ़ के बारे में लिखा होता था, बट कभी भी राजा को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता था। और फिर हमने वहाँ पर कलहना का एक्सेप्शन भी देखा था। जो कलहना था वो 12th सेंचुरी में कश्मीर का एक राइटर कलहना ने सबसे अलग काम किया कि उसने बाकी पंडितों की तरह राजाओं की सिर्फ अंधी तारीफ़ ही नहीं की, बल्कि उसने कॉइन्स और डॉक्यूमेंट की रिसर्च करके राजाओं की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया था। इन्होंने क्या किया था, राजाओं की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया था। जहाँ पर जो लर्न ब्राह्मण्स और कोर्ट पोएट्स थे वो सिर्फ राजा की तारीफ़ों के बारे में लिखते थे, बट कलहना इसका एक एक्सेप्शन है, कलहना ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हमने पढ़ा था लैंड ग्रांट्स, जो कि हमारे दो तरीके के होते थे। पहला ब्रह्मदेय ग्रांट्स और सेकंड टेम्पल ग्रांट्स। जो ब्रह्मदेय ग्रांट्स था वो ब्राह्मण्स को दी जाती थी ज़मीन। जो ज़मीन ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहते थे। जिन लोगों को ये मिलती थी यानी कि रिसिपेंट्स, उनके पास पूरी पावर होती थी कि वो उस एरिया से टैक्स कलेक्ट कर सकें और उन पूरे विलेजेस का मैनेजमेंट वो खुद संभालें। सेकंड था हमारा टेम्पल ग्रांट्स। टेम्पल ग्रांट्स वो ज़मीन जो बड़े बड़े मंदिरों को दान में दी जाती थी उसे टेम्पल ग्रांट कहते थे। इस ज़मीन से जो भी पैसा अनाज इनकम आता था उसे मंदिर के रोज़ के जैसे रिचुअल्स हम कह लें, मंदिर का मेंटेनेंस हम कह लें, और त्योहारों जैसे फेस्टिवल्स, इन सब में वो पैसा क्या किया जाता था, यूज़ हो जाता था। तो हमने वहाँ पर दो तरीके के क्या पढ़े थे, हमने दो तरीके के लैंड ग्रांट्स पढ़े थे, जिसमें था हमारा फर्स्ट ब्रह्मदेय ग्रांट्स और सेकंड था हमारा टेम्पल ग्रांट्स। अब फिर उसके बाद हमने इनका क्या इम्पैक्ट हुआ विलेजेस पर वो हमने पढ़ा था। तो इनके 3 इम्पैक्ट्स हुए, किस किस पर? न्यू सेटलमेंट, पीजेंट्स एंड लोकल चीफ्स। न्यू सेटलमेंट मतलब जब ज़मीन दान में मिली तो जंगलों को साफ करके नए गांव और नए खेती के इलाके बसाए गए, तो इससे क्या हुआ, हमारा न्यू सेटलमेंट बसने लगा। उसके बाद
अब इन नई ज़मीनों पर आम पीजेंट्स काम करते थे और खेती करते थे। इन शॉर्ट फार्मिंग होने लगी। और वहीं अगर हम लोकल चीफ्स की बात करें तो इस पूरे सिस्टम की वजह से जो लोकल चीफ्स हैं उनके हाथ में ज़्यादा पावर आ गई, उनकी पावर क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि राजाओं के पास टैक्स और ज़मीन से बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था, लेकिन इनका पेट जो है वो इतने से नहीं भरा। अब इन्होंने क्या किया, अब ये दूसरों का पैसा लूटने के लिए आपस में क्या करने लगे, लड़ाई करने लगे। अब इनकी हंगर और ज़्यादा बढ़ गई कि अब इनको और ज़्यादा पैसा चाहिए, दूसरों की लैंड बाउंड्री चाहिए, दूसरों का लैंड चाहिए, वहाँ से भी इनको टैक्स कलेक्ट करना है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा ट्रिपाइट स्ट्रगल। अब आप कहेंगे कि ये ट्रिपाइट स्ट्रगल क्या है, तो आइए इस ट्रिपाइट स्ट्रगल को हम समझते हैं। अगर हम ट्रिपाइटाइट स्ट्रगल की बात करें तो ये क्या है, ट्रिपाइटाइट स्ट्रगल यूपी में गंगा वैली के पास कन्नौज नाम का एक शहर था। ठीक है, और ये जो एरिया था ये बहुत ज़्यादा रिच था, क्योंकि यहाँ से जो हमारे ट्रेड रूट्स हैं वो होकर गुजरते थे, और यहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। इस एक शहर को कब्ज़ा करने के लिए 3 राजवंश सदियों तक आपस में लड़ते रहे। अब कौन थे वो 3 राजवंश? पहला था हमारा गुज्जर प्रतिहारास, सेकंड हमारे राष्ट्रकूटास, और थर्ड था हमारा पालास। क्योंकि इस लड़ाई में 3 साइड्स थी, इसलिए हिस्टोरियन इस ट्रिपाइट स्ट्रगल को त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। लड़ते लड़ते इतना लड़े ये तीनों आपस में कि लड़ते लड़ते इनका जो ये जो तीनों राजवंश थे ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे। तो हमने देखा कि पहले कैसे एक राजा था जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, अपने एम्पायर के अंदर ही टैक्स लगाता था और वहीं से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, ये सब होता था। बट धीरे धीरे क्या है, इन किंग्स की हंगर बढ़ती गई और इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि दूसरी बाउंड्री को कब्जा कर सकें, वहाँ से भी पैसा कमा सकें। तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये ट्रिपाइट स्ट्रगल हुआ, जिसमें हमारी 3 बड़े राजवंश जो कि गुज्जर, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और पालास थे, ये आपस में लड़ने लगे और ये इतना लड़े कि लड़ते लड़ते ये कमज़ोर हो गए। और इस ट्रिपाइट स्ट्रगल को हम त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। और जो भी राजा युद्ध में हारता था तो वो डिफीटेड किंग अपनी पूरी वेल्थ क्या करता था, पूरी वेल्थ उसको, जो जीते हुए राजा है उसको अपनी पूरी वेल्थ देनी पड़ती थी। और जो भी मान लो ये कोई राजा है, इसने इस एरिया पे हमला किया और अब इसने इस एरिया को जीत लिया, तो ये वाला एरिया भी इसके एम्पायर में अब जुड़ गया। ठीक है, जितना भी लैंड होगा, जितने भी लैंड इसने जीता होगा, वो सब एरिया इसके एम्पायर में क्या होगा, वो सब एरिया इसके एम्पायर में जुड़ जाएगा। और जो मिलिट्री सक्सेस थी वो किंग की रेपुटेशन को और बढ़ा देती थी। तो देखा आपने कि जो लड़ाई होती थी वो हमेशा पैसे के लिए, लैंड बाउंड्री के लिए, इन सब के लिए होती थी, बट आपस में लोग इतना लड़ते थे कि उनके जो एम्पायर्स हैं वो खुद ही कमज़ोर पड़ जाते थे, जो हमने अभी एग्जांपल देखा, जैसे गुज्जर, प्रतिहारास, पालास और ये सब। अब अगर हम बात करें कि वाई टेम्पल्स आर अटैक, तो आपने कभी सोचा है कि जो मिडिवल टाइम पीरियड होगा, मिडिवल टाइम में टेम्पल्स पर अटैक क्यों किया जाता होगा? आप अगर सोचेंगे कि वहाँ तो सिर्फ पूजा पाठ होती थी, तो इसमें टेम्पल्स को अटैक करने वाली कौन सी बात हुई भला? पर ऐसा नहीं होता था। जो मिडिवल टाइम पीरियड है, मिडिवल टाइम पीरियड में जो हमारे टेम्पल्स थे वो एज अ सेंट्रल बैंक की तरह काम करते थे, जहाँ पर किंग और कॉमन पीपल का बहुत सारा पैसा, या हम कहें सिल्वर, गोल्ड, वो वहाँ पर सेफ स्टोर होता था। और जब भी मान लीजिए ये किंग है, इसको हम नाम दे देते हैं किंग 1 और इसको हम नाम दे देते हैं हमारा किंग 2। अब मान लो इस किंग 1 ने इस किंग 2 पर आक्रमण किया, इसकी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये किंग 1 क्या करेगा, सबसे पहले ये किंग 1 इन टेम्पल्स को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा हमारा क्या स्टोर है, बहुत सारा पैसा स्टोर है, बहुत सारा गोल्ड स्टोर है, बहुत सारा सिल्वर स्टोर है, ताकि इसकी जो पावर है वो और बढ़ जाए, इसके पास और पैसा आ जाए। तो सबसे पहले टेम्पल्स को निशाना बनाया जाता था, ताकि लिक्विड वेल्थ,
यानी कि हम कहते हैं कि गोल्ड वो इनके हाथ लग सके। तो ये मेन रीज़न था कि टेम्पल्स मिडिवल टाइम में उन पर क्यों अटैक किया जाता था, क्योंकि वो एज अ सेंट्रल बैंक की तरह काम करते थे जहाँ पर बहुत सारा पैसा स्टोर होता था। अब हम पढ़ेंगे सुल्तान मोहम्मद गजनी के बारे में। जो मोहम्मद है वो दुनिया का पहला ऐसा रूलर था। ही इज़ द फर्स्ट रूलर जिसने क्या टाइटल अडॉप्ट किया, जिसने टाइटल अडॉप्ट किया सुल्तान। मोहम्मद दुनिया का पहला ऐसा रूलर था जिसने ऑफिशियल रूप से सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट किया, मोहम्मद गजनी ने। इसके अगर हम एम की बात करें तो इसका मेन एम था इंडिया पर अपना राज करना और इसके रिच टेम्पल्स को लूट कर, इंडिया के रिच टेम्पल्स को लूट कर और उससे पैसा लेकर सेंट्रल एशिया के, यानी हम कहें कि अफ़गानिस्तान के गजनी शहर को रिच बनाना और उसमें एक बहुत बड़ा शानदार साम्राज्य खड़ा करना। मोहम्मद गजनी ने इंडिया में लगभग 17 बार अटैक्स किए। वो हर साल रेनी सीज़न के बाद विंटर में इंडिया पर अटैक करता था और ख़जाना लूटता था और गर्मियों के आने से पहले वो गजनी लौट जाता था। उसने लगभग 1000 AD से लेकर 1025 AD के बीच 17 बार अटैक्स किए। जो रानी नाइकी देवी थी, रानी नाइकी देवी ने सुल्तान मोहम्मद गजनी को ही नहीं बल्कि गजनी के बाद के इन्वेडर मोहम्मद गौरी को हराया था। रानी नाइकी देवी ने इसके बाद जो इन्वेडर आया मोहम्मद गौरी, उसको हरा दिया था। जो मोहम्मद गजनी है उसने मेनली किसको ज़्यादा लूटा? सोमनाथ टेम्पल को। वो सोमनाथ टेम्पल से सारा सोना लूट कर ले गया और उसने अपने शहर गजनी को एक शानदार कैपिटल बनाने में वो सारा सोना वहाँ पर उसने खर्च कर दिया, जो वो सोना सोमनाथ टेम्पल से लूट कर ले गया था। और मोहम्मद गजनी ने सिर्फ लूट पाट ही नहीं की बल्कि अपने एक फेमस स्कॉलर जिसका नाम था अल-बरूनी इंडिया भेजा, वहाँ के बारे में रिसर्च करने को कहा उससे। और अल-बरूनी ने अरबिक भाषा में एक बहुत फेमस किताब लिखी जिसका नाम है किताब अल-हिंद। और ये आज के टाइम पे जो हिस्टोरियंस हैं उनके लिए बहुत बड़ा सोर्स है। और अल-बरूनी ने इंडिया में रहकर यहाँ पर संस्कृत सीखी, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े। क्या पढ़ा उसने? हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा और किताब अल-हिंद नाम की किताब लिखी। इस किताब से ही आज के हिस्टोरियंस को पता चलता है कि 11th सेंचुरी के टाइम पे 11th सेंचुरी इंडिया में लोग कैसे रहते थे, 11th सेंचुरी के टाइम में इंडिया के लोग कैसे रहते थे, उनका साइंस और मैथ्स कैसा था। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन देखें तो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी ने इंडिया पर 17 बार अटैक किया और सोमनाथ मंदिर जैसों को लूटा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्वेडर्स को हराने वाली हमारी इंडियन रानीज़ भी थीं? जैसे मोहम्मद गजनी के बाद जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी इसने गुजरात पर कब्ज़ा करने आया था। कहाँ कब्ज़ा करने आया था? गुजरात पर। तो गुजरात की ब्रेव रानी जिनका नाम था रानी नाइकी देवी ने अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बांधकर तलवार उठाई और माउंट आबू के पास, कहाँ पर? माउंट आबू के पास गौरी की सेना को छठी का दूध याद दिला दिया। गौरी को जान बचाकर भागना पड़ा। तो आपने देखा रानी नाइकी देवी कितनी ब्रेव थी कि जो मोहम्मद गौरी है उसको भी उनसे दूर भागना पड़ा। तो ये था हमारा मोहम्मद गजनी के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो है हमारा चोला डायनेस्टी। ये साउथ इंडिया में थी और ये ऐसी डायनेस्टी है जिनके पास नेवी फोर्सेस थी और ये लोग घड़े या जिसको हम कहें पॉट, उससे टिकट निकालकर विलेज इलेक्शंस करवाते थे। तो अब हम पढ़ते हैं द ग्रेट चोलास। अब अगर हम बात करें राइज ऑफ चोला एम्पायर की, तो 9th सेंचुरी में एक माइनर चीफ फैमिली थी जिसका नाम था मुत्रायर और ये लोग रूल करते थे। कावेरी डेल्टा वाले रीजन पर इनका कंट्रोल था और ये किसके सब ऑर्डिनेट्स थे? ये सब ऑर्डिनेट्स थे पल्लवास किंग के ये लोग सब ऑर्डिनेट थे। और उरायुर के चोला डायनेस्टी के
उरायूर के चोला डायनेस्टी के विजयाला ने 9th सेंचुरी के मिड में, ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी के मिड में इस मातुरायुर को हराकर कावेरी डेल्टा पर इसने क्या किया, कावेरी डेल्टा पर इस विजयाला ने कब्जा कर लिया, अपना कंट्रोल जमा लिया। ठीक है, उसने वहाँ थंजावुर शहर बसाया और अपनी कुलदेवी के लिए एक मंदिर बनवाया। उनकी कुलदेवी का नाम था निशुंभ भासुदिनी, जो उनकी कुलदेवी थी, उनके लिए उन्होंने क्या बनवाया, एक मंदिर बनवाया। तो हमने ये देखा कि 9th सेंचुरी में एक माइनर चीफ फैमिली थी जिसका नाम था मृत्युर, और ये कावेरी डेल्टा वाले रीजन पर क्या करती थी, इनका कंट्रोल था, वहाँ पर ये रूल करती थी। और ये जो मृत्युर थे, ये किसके सब ऑर्डिनेट्स थे, ये सब ऑर्डिनेट्स थे पल्लवास के। फिर उरायूर के चोला डायनेस्टी के राजा जो हमारे विजयाला, चोला डायनेस्टी के ख़ानदान से आने वाले हमारे विजयाला जो थे, इन्होंने 9th सेंचुरी के मिड में मृत्युर को हरा दिया और कावेरी डेल्टा वाले रीजन पर अपना कंट्रोल जमा लिया। उसके बाद इन्होंने थंजावुर शहर की स्थापना की और थंजावुर शहर बसाया और अपनी कुलदेवी जिनका नाम निशुंभ भासुदिनी है, उनका मंदिर इन्होंने बनवाया। अब अगर हम ग्रेट रूलर्स की बात करें तो हमारे पास दो सबसे मोस्ट पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट रूलर्स देखने के लिए मिलते हैं चोला एम्पायर में, जिसमें हमारा फर्स्ट है राजा राजा वन। जो ये राजा राजा वन थे, उन्होंने सबसे पहले ये समझा कि साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड पर कैसे कब्ज़ा किया जाए। क्या समझा कि ट्रेड पर कैसे कब्ज़ा किया जाए। और ट्रेड पर कब्ज़ा करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेवी की बुनियाद रखी और वेस्टर्न कोस्ट और श्रीलंका के नॉर्थर्न पार्ट पर क्या किया, इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और जो राजा राजा वन है, ये सबसे पावरफुल चोला रूलर माना जाते हैं और 985 AD में ये क्या बने, ये किंग बने। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा क्या किया, टाइट किया और एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने अपनी टेरिटरी साउथ इंडिया की तरफ एक्सपेंड की। और अगर हम इनके एम्पायर में, इनके रूल के अंडर अगर हम टैक्स सिस्टम की बात करें तो पहले क्या होता था कि जो टैक्स था ऐसे ही ज़बरदस्ती लिया जाता था, पर राजा राजा वन ने पूरा सर्वे करवाया। क्या करवाया, पूरा लैंड सर्वे। इसमें हर ज़मीन को नापा गया और उसकी फर्टिलिटी के हिसाब से टैक्स फिक्स कर दिया गया, जिससे किसानों के साथ चीटिंग ना हो और जो फार्मर्स हैं वो किससे बचें, वो एक्सप्लॉयटेशन से बचें। और जो हमारे राजा राजा वन हैं, इन्होंने थंजावुर में बृहदेश्वरा टेम्पल को बिल्ड भी करवाया। क्या नाम था इस टेम्पल का, बृहदेश्वरा टेम्पल, जो आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये बृहदेश्वरा टेम्पल क्या है, हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस मंदिर का शिखर इतना ऊंचा है कि उस ज़माने में बिना किसी क्रेन के 80 टन का मोनोलिथिक स्टोन ऊपर चढ़ाया गया था। तो आपने देखा कि उस ज़माने में भी हमारी जो मंदिरों का आर्किटेक्चर था कितना बढ़िया और कितना ज़बरदस्त था। और जो राजा राजा वन है, राजा राजा वन को मामूदी चोला भी कहा जाता था। मामूदी चोला मतलब तीनों राज्य चोला चेरा पांड्या को जीतने वाला भी इनको कहा जाता था। तो अब हमने देखा ये पूरे राजा राजा वन की स्टोरी। अब हम उन्हीं के बेटे जिनका नाम राजेंद्र वन था, जो राजा राजा वन के बेटे थे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें राजेंद्र वन की, तो राजेंद्र वन जो थे ये अपने पिता से भी 2 कदम आगे निकले। इनके राज में चोला एम्पायर जो था, इनके राज में चोला एम्पायर बिल्कुल अपने पीक पर था। ठीक है, राजेंद्र वन ने नॉर्थ इंडिया पर अटैक किया। राजेंद्र वन ने कहाँ अटैक किया, नॉर्थ इंडिया पर इन्होंने अटैक किया। और कालिंगा और उड़ीसा, कालिंग जो कि उड़ीसा में है, और कालिंग और बंगाल के पाला किंग महीपाला को हराया। किसको हराया राजा राजा वन ने, महीपाला, जो कालिंग और बंगाल के राजा थे। नॉर्थ इंडिया से वो गंगा का पावन पानी लेकर साउथ आए और इस खुशी में उन्होंने एक नया शहर बसाया जिसको उन्होंने नाम दिया गंगाई कोंडा चोलापुरम।
ये उन्होंने नाम दिया, जिसका मतलब है वो शहर जिसने गंगा पर कब्जा किया और उसे अपनी नई कैपिटल इन्होंने बनाया। तो गंगाईकोंडा चोलापुरम को क्या किया, राजेंद्र वन ने अपनी क्या बना लिया, कैपिटल बना लिया। और राजेंद्र वन ने सबसे बड़ा अचीवमेंट अगर उनकी हम बात करें तो उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया का जो श्रीविजय एम्पायर था, श्रीविजय एम्पायर, आज का इंडोनेशिया, मलेशिया और साउथर्न थाईलैंड वाला एरिया, तो श्रीविजय के राजा इंडियन मर्चेंट शिप से बहुत हैवी टैक्स वसूलते थे। तो राजेंद्र वन ने अपनी नेवी लेकर समुद्र पार करके अटैक किया और श्रीविजय राजा को भी इन्होंने क्या किया, राजेंद्र वन ने इन्होंने क्या किया, इनको डिफीट कर दिया। और इनको डिफीट करने के बाद राजेंद्र वन ने सारे ट्रेड रूट्स पर, इन वाले सारे ट्रेड रूट्स पर क्या किया, अपना कंट्रोल जमा लिया। और राजेंद्र वन को गंगाईकोंडा चोला और कदाराम कोंडा कहा गया। गंगाईकोंडा चोला मतलब कि गंगा को जीतने वाला, गंगाईकोंडा चोला, और कदाराम कोंडा मतलब श्री विजया मलेशिया जीतने वाला, इनको ये कहा गया। तो आपने देखा कि कैसे राजेंद्र वन के टाइम के पीरियड में जो हमारा चोला एम्पायर था वो बिल्कुल अपने एक पीक पीरियड पर था। अब अगर हम बात करें तो क्या इनके बाद कुछ पावरफुल रूलर्स आए, तो हाँ, कुछ बहुत पावरफुल और सक्सेसफुल रूलर्स आए, लेकिन राजा वन के जैसा और राजेंद्र वन के जैसा जितना ग्रांड स्केल किसी का नहीं रहा। राजेंद्र वन के बाद एम्पायर तुरंत नहीं गिरा, बल्कि अगले 100 और 150 ईयर्स तक चोला एम्पायर जो है वो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी ताकत बना। राजा अधिराजा वन एंड राजेंद्र सेकंड, ये राजेंद्र वन के बेटे थे दोनों, और इनके दौर में पांड्यास और वेस्टर्न चालुक्य के साथ जोरदार लड़ाई हुई इनकी, जिसे कोप्पम की लड़ाई क्या कहते हैं, जिसे कोप्पम की लड़ाई या फिर बैटल ऑफ कोप्पम। बैटल ऑफ कोप्पम में राजाधिराजा वन बैटल फील्ड में मारे गए, मतलब कि इनकी डेथ हो गई किसमें, बैटल ऑफ कोप्पम में। और लेकिन उनके भाई राजेंद्र सेकंड ने तुरंत लड़ाई के दौरान ही खुद को बैटल फील्ड में राजा घोषित कर दिया, और ये बैटल ऑफ कोप्पम राजेंद्र सेकंड जीत गए, जो राजेंद्र वन के बेटे थे। राजेंद्र वन के बाद अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर आया था तो वो था हमारा कोलोटुंगा वन, जो चोला और चालुक्य डायनेस्टी के यूनियन से बना था। कोटुलुंगा वन जो था वो राजेंद्र वन के बाद अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर का अगर हम नाम कहें तो वो है हमारा कोटुलुंगा वन। और इस कोटुलुंगा वन ने लगभग 52 साल तक, लगभग 52 ईयर्स तक रूल किया। और 13th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ, जो चोला रूलर्स थे अब वो क्या हुआ, चोला डायनेस्टी जो है अब वो वीक होने लगी। 13th सेंचुरी के आते आते जो हमारी चोला डायनेस्टी थी अब वो क्या पड़ने लगी है, अब वो वीक पड़ने लगी है। अब इनके जो सबऑर्डिनेट्स थे किनके, चोला डायनेस्टी के, खास तौर पर पांड्यास ऑफ मदुरई, ये बहुत ज़्यादा क्या हो गए, अब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। पहले ये सब ऑर्डिनेट्स हुआ करते थे चोलास के। और 1279 एडी में जो पांड्या किंग था, जिनका नाम था महावर्मन कुलशिकारा वन ने आखिरी जो रूलर था चोला डायनेस्टी के आखिरी रूलर, जिनका नाम था राजेंद्र थर्ड, इस महावर्मन कुलशिकारा ने चोला रूलर के चोला डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे राजेंद्र थर्ड, उनको हरा दिया और चोला डायनेस्टी का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब चोला डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, किसके मरने के बाद, राजेंद्र थर्ड के मरने के बाद। तो अगर हम इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन देखें तो वो ये निकलता है कि राजा वन ने चोला एम्पायर की फाउंडेशन रखी और राजेंद्र वन ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम एम्पायर बना दिया। इनके बाद
कोलोटुंगा वन जैसे स्ट्रॉन्ग रूलर्स ने अंपायर को संभाला, पर 13वीं सेंचुरी में पांड्यास के आने से इस ग्रैंड अंपायर का अंत हो गया और चोला डायनेस्टी खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज आर्ट की। तो थंजावुर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के बड़े मंदिर राजा वन एंड राजेंद्र वन ने बनवाए थे। चोला टेम्पल सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि वो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ के केंद्र भी थे। मंदिरों के पास बहुत ज़मीन हुआ करती थी, जहाँ काम करने वाले प्रीस्ट, कुक्स, म्यूजिशियन, डांसर्स एंड गार्लैंड मेकर्स मंदिर के आसपास ही रहते थे और उनका पूरा घर मंदिर के रेवेन्यू से चलता था। किससे चलता था उनका पूरा घर? मंदिर से आने वाले जो रेवेन्यू थे उससे, मंदिर के रेवेन्यू से इन लोगों का घर चलता था। वहीं अगर हम चोला ब्रॉन्ज इमेजेस की या ब्रॉन्ज आर्ट की बात करें तो चोला ब्राउन्स स्टैचूज दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। ये पहले मोम की मूर्ति बनाते थे, उस पर मिट्टी लगाकर सुखाते थे, फिर गरम करके मोम निकाल लेते थे और उस खाली मिट्टी के सांचे में पिघला हुआ मेटल डाल देते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हमारे पास है तो वो है हमारा नटराज स्टैचू। तो ये थे हमारे टेम्पल्स और ब्रोंज आर्ट। वहीं अगर हम अब चोला अम्पायर के एग्रीकल्चर और अगर हम चोला एम्पायर के इरिगेशन की बात करें तो कावेरी रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटे छोटे चैनल्स से होकर गुजरती थी, ठीक है। और ये चैनल्स बार बार पानी छोड़ते थे, जिससे मिट्टी जो थी बहुत ज़्यादा क्या थी, यहाँ की फर्टाइल थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी फर्टाइल थी, यानी उपजाऊ हो गई थी। और राइस की खेती यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से होती थी। राइस की खेती वहीं पर अच्छी हो सकती है जहाँ पर उस मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और उसको पानी मिलता रहे। चोलाज ने क्या करवाए, बढ़िया तरीके से कैनल्स बनवाए, उनका कंस्ट्रक्शन करवाया और जंगलों को साफ़ किया और बारिश का पानी रोकने के लिए बड़े बड़े टैंक्स और वेल्स बनाए गए, जिससे इनमें क्या हो सके, बारिश का पानी स्टोर हो सके। अब अगर वहीं पर अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे चोला अम्पायर्स की, तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन देखें इनका, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो दो तरीके से था। पहला उर मतलब पीजेंट्स के सेटलमेंट्स, पीजेंट्स के जो सेटलमेंट्स थे, पीजेंट्स की जो बस्ती थी उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें उर कहा जाता था। दूसरा हमारे नाडू कई सारे उर मिलकर नाडू बनाते थे, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट बनाते थे। मतलब ये बहुत सारे उर हैं, मतलब पीजेंट्स की सेटलमेंट है। अब ये सब मिल गए, ये सब एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नाडू के पास जस्टिस देने और टैक्स कलेक्ट करने की पावर होती थी। रिच पीसेंट जिसमें वेलाला कास्ट के लोग नादू के कामकाज पर क्या करते थे, ये लोग नादू के कामकाज पर कंट्रोल रखते थे अपना। और यहाँ पर हमें ब्रह्मदेया लैंड ग्रांट भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर राजाओं द्वारा ब्राह्मण्स को ज़मीन दी जाती थी। किसको ज़मीन दी जाती थी? ब्राह्मणों को ज़मीन दान में दी गई थी। और ये जो ज़मीन थी, ये ज़मीन जो थी वो टैक्स फ्री होती थी। इस ज़मीन को ब्रह्मदेया कहते थे। इस ज़मीन की देखभाल रिच ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स करते थे। कौन लैंडलॉर्ड्स करते थे? रिच ब्राह्मणास लैंडलॉर्ड्स की जो भी असेंबली होती थी वो इस ज़मीन की क्या करती थी? देखभाल करती थी। और अगर हम चोलास के इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो चोलास का जो इलेक्शन सिस्टम था, तो चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मेडिवल इंडिया की एक कमाल की मिसाल देता है। आज से 1000 साल पहले जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में सिर्फ ये चलता था कि ये जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, ये वाला रूल चलता था, तब तमिलनाडु के गांव में लोकल सेल्फ गवर्नेंस थी। क्या थी? लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी पंचायती राज या फिर हम कहें कि ग्राम सभा, और डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होते थे। यहाँ पर ये नहीं था कि जो राजा का बेटा है
वही राजा बनेगा। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम से, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होते थे। इस पूरे सिस्टम की डिटेल हमें कहाँ मिलती है? इस पूरे सिस्टम की डिटेल हमें कांचीपुरम, तमिलनाडु के उत्तर मैरूर इंस्क्रिप्शन से हमें देखने के लिए मिलती है। हर ब्राह्मण वार्ड्स को, मतलब हर ब्राह्मणा गांव को, ब्राह्मण विलेज को कम से कम 30 वार्ड्स में डिवाइड किया जाता था, 30 वार्ड्स में बांटा जाता था इनको। और उसके बाद अलग अलग काम के लिए कमिटीज़ बनती थी। जैसे कि क्या काम हो गया, जैसे कि हमारा इरिगेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, टेम्पल्स हो गए, इन सब के लिए अलग अलग काम के लिए क्या बनती थी? कमिटीज़ बनती थी। अगर हम उस टाइम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो कौन चुनाव लड़ सकता था? तो जो लोग जिनकी एज 35 से 70 ईयर्स तक है वो लड़ सकते हैं इनकी एज के बीच में। या फिर दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये था कि अपनी ज़मीन और अपना घर होना ज़रूरी था। पहला क्राइटेरिया हमारा एज हो गया, और दूसरा क्राइटेरिया क्या था हमारा? ओन हाउस एंड ओन लैंड, ये दूसरा हमारा क्राइटेरिया है। तीसरा क्राइटेरिया क्या था? वेदास, शास्त्रास और एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसकी नॉलेज होना ज़रूरी है हमारे पास? वेदों की, शास्त्रों की और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारे 3 क्राइटेरिया थे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिससे हमें पता चलता है कि कौन चुनाव लड़ सकता था उस टाइम पे। तो पहला है 30 से 70 साल की एज के बीच में होना चाहिए, या दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये है कि खुद की ज़मीन और खुद का घर होना चाहिए। और तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है कि वेदों, शास्त्रों और एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। कौन चुनाव नहीं लड़ सकता? अगर हम इसकी बात करें तो पिछले 3 साल से जो कमेटी के अकाउंट्स नहीं दे रहा, मतलब कमेटी का हिसाब जो नहीं दे रहा, वो चुनाव से क्या हो जाता है? वो चुनाव से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। या अगर किसी ने चोरी की है, पाप किया है, या करप्शन करने वाले कैंडिडेट्स, तो उनको भी इस चुनाव से क्या कर दिया जाता था? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे। और यहाँ पर क्या सिस्टम यूज़ होता था? यहाँ पर लॉटरी सिस्टम मेथड हमारा यूज़ होता था, जिसे हम कुदावोलाई सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कुदावोलाई सिस्टम। जहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम पाम लीफ पर लिखे जाते थे। मान लो ये कोई लीफ है, इस पर कैंडिडेट का कुछ नाम लिख दिया, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स के नाम पाम लीफ पर लिखे जाते थे। और इन पाम लीव्स को एक अर्थन पॉट में डाल दिया जाता था, या फिर हम जिसको कहें कि मिट्टी के घड़े में इसको डाल दिया जाता था। इन सब पाम लीव्स को एक छोटे बच्चे से एक एक कर, मान लो एक छोटा बच्चा है, अब ये एक पॉट है हमारा, और इस छोटे बच्चे से इस पॉट में से एक एक कर सारी जो लीव्स हैं वो इस बच्चे से निकलवाई जाएंगी। और जिसका नाम निकलता था उसे 1 साल के लिए, लगभग फॉर 1 ईयर, इसे कमेटी का मेंबर चुन लिया जाता था। तो देखा आपने कि कितना ज़बरदस्त टैक्स सिस्टम, कितना ज़बरदस्त इलेक्शन सिस्टम था उस टाइम में, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ पर प्रॉपर लॉटरी सिस्टम फॉलो हो रहा है, प्रॉपर कमेटीज़ बननी है हमारी, चाहे वो इरिगेशन के लिए हो, फाइनेंस के लिए हो, और जो ब्राह्मण विलेज है उनको डिवाइड किया जा रहा है वार्ड्स में। तो एट द लास्ट अगर हम चोलास का फाइनल कंक्लूजन देखें तो वो ये है कि वो सिर्फ युद्ध लड़ने में एक्सपर्ट नहीं थे, बल्कि जो उनका मैनेजमेंट था, उनका मैनेजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत कमाल का मैनेजमेंट सिस्टम था उनका। उन्होंने खेती को बेहतर किया, ग्रांड टेम्पल्स बनवाए, और उन्होंने सबसे बड़ी बात, आज से 1000 साल पहले उन्होंने विलेज लेवल पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए, वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, जो आगे चलकर दिखाता है कि उस टाइम का चोला एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज़बरदस्त था। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम कैसे बदला। और पूरे चैप्टर को हम 5 पॉइंट्स में अगर समराइज़ कर सकते हैं तो हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले नई डायनेस्टीज़ उभर कर आई, उनका उदय हुआ, और पावर अब सिर्फ पुराने राजाओं के हाथ में नहीं रही। जो सामंतास थे, सामंतास यानी सबऑर्डिनेट्स और लोकल चीफ्स ने ताकतवर हुए वो, और युद्ध लड़कर या हिरण्यगर्भा जैसे धार्मिक अनुष्ठान करके नए राजवंश जैसे राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास, पालास, ये सब उभर कर आए,
पहले ये किंग के अंदर सब ऑर्डिनेट्स हुआ करते थे, सामंताज हुआ करते थे, बट टाइम के साथ धीरे धीरे ये इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए, इनके पास इतना पैसा आ गया कि इन्होंने खुद को उस रीजन का महामंडलेश्वरा या जिसे हम कह सकते हैं महासामंता, वो इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया और ये खुद ही किंग बन गए। सेकंड अगर हम पॉइंट देखें तो वो है हमारा टैक्स या फिर एडमिनिस्ट्रेशन। राजाओं ने खुद को महाराजा अधिराजा जैसे बड़े नाम दिए, पर उनका पूरा टैक्स सिस्टम आम जनता से मिलने वाले टैक्स पर ही टिका था। 400 से ज़्यादा तरीके के टैक्सेस लगते थे उस टाइम पर, जिसका सोर्स हमें चोला डायनेस्टी के इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जिसमें हमारे दो सबसे मेन टैक्स थे। एक था वेती जो कि फोर्स लेबर पर बेस्ड था, और सेकंड था हमारा कदमई जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम पर बेस्ड था। थर्ड आता है हमारी प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट। राजा अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए प्रशस्तिस लिखवाते थे, जो अक्सर कोर्ट पोएट्स और लर्न ब्राह्मण के द्वारा लिखी जाती थी, और ये संस्कृत में होती थी। पंडितों और ऑफिसर्स को इनाम में ज़मीन, ब्रह्मदेय या फिर हम टेम्पल ग्रांट्स दी जाती थी, जिसका रिकॉर्ड कॉपर प्लेट्स पर लिखा जाता था। इससे गांव में लोकल चीफ्स और लैंडलॉर्ड्स की पावर बढ़ गई, न्यू सेटलमेंट्स बने, और जो पीजेंट्स हैं उनको खेती के लिए ज़मीन मिल गई। जैसे जैसे न्यू सेटलमेंट्स बनी तो जंगल भी साफ़ होते गए। और अगर हम चौथी बात करें वॉरफेयर फॉर वेल्थ, इस दौरान में युद्ध सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं बल्कि वेल्थ मतलब सोना चांदी गोल्ड इन सब के लिए होने लगा। और कन्नौज पर कब्जा करने के त्रिपाइट स्ट्रगल हमने देखा, किन किन के बीच में हुआ था, वो हुआ था गुज्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास के बीच में। और गजनी और गौरी जैसे इन्वेडर्स ने इंडिया के रिच टेम्पल जैसे सोमनाथ को टारगेट किया। उनके आसपास की लड़ाई ने इंडियन किंगडम्स को कमज़ोर कर दिया था। और एट द एंड बट नॉट लीस्ट, अगर हम द ग्रेट चोला एम्पायर की बात करें तो साउथ इंडिया में चोलाज ने एक ग्रैंड मैरीटाइम एम्पायर बनाया, और उन्होंने ना सिर्फ ग्रैंड टेम्पल्स और ब्रॉन्ज स्टैचूज़ जैसे नटराज स्टैचूज़ बनाए, बल्कि उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन के अनुसार कोदावोलई लॉटस सिस्टम के ज़रिए 1000 साल पहले लोकल लेवल पर एक ट्रांसपेरेंट और डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस चलाकर दिखाया। और उस टाइम पर उन्होंने ये दिखाया कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए। तो ये मेडिवल इंडिया का दौर सिर्फ राजाओं की लड़ाई के बारे में नहीं था, बल्कि ये दौर था नए सामाजिक बदलावों का, मैग्निफिकेंट टेम्पल आर्किटेक्चर का, और चोला एम्पायर जैसी एडवांस डेमोक्रेसी का। तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर सिंपल और कंसेप्चुअल तरीके से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।